अपने जो है राजस्थान के 40 नंबर वाले पोर्शन पर बात कर रहे थे। 40 क्वेश्चन वाले पोर्शन 80 नंबर। इस पे अपनों ने राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और राजस्थान प्रमुख अनुसंधान केंद्र ये कर चुके हैं। आज अपने इनको एक बार स्किप करते हुए 5 टॉपिक ये थोड़े बड़े हैं। अपने आज निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम इस पर चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले अपने एक्ट जो 2009 है उस पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी मुख्य मुख्य बातें इसकी बता देता हूँ। जैसे 86वां संविधान संशोधन हुआ। 86वां संविधान संशोधन है वो 2002 में हुए। कब हुआ? 2002 में। 1993 में क्या है? 86वां संविधान संशोधन है उस 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नीकृष्ण मामले में शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया था। ठीक है। अटल बिहारी के समय 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 3 महत्वपूर्ण प्रावधान कर दिए गए। 3 महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किए गए कि एक तो शिक्षक का मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया। मूल अधिकार क्या है? अब जो शिक्षा का अधिकार है वो अपना एक मूल अधिकार बन चुका है। ये इस जो 2002 में संशोधन हुआ है उसके तहत ये 3 मुख्य प्रावधान किए गए हैं। उसमें एक ये कर दिया गया है कि 6 से 14 आयु वर्ग के लिए शिक्षा का मूल अधिकार है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग। भाग 3 के स्वतंत्रता के अधिकार में जीने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के में ये बात कही हुई है। ठीक है। ये अपने को मूल अधिकार है और ये किसको प्राप्त है? सभी को प्राप्त है। कोई जाति विशेष नहीं है, सभी को प्राप्त है। अनुच्छेद 45 जो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 के अंदर, उसमें मूल संविधान में तो फ्री एजुकेशन का लिखा हुआ था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया? 0 से 6 वर्ष तक फ्री एजुकेशन कर दिए। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिए उसका भाग 4 के व अनुच्छेद 51 के में शिक्षा का अधिकार 11वां अपना मूल कर्तव्य है। शिक्षा का अधिकार दिए जो 4th के 4 के अनुच्छेद 51 के में ये बात कही हुई है। इसके बाद में अपने कुछ संबंधित है इसी से आरटी एक्ट के बीच बीच में एक बार अपने देख रहे हैं, फिर मैं धारा के हिसाब से पूरा करवाऊंगा। आप एक बार ये देखें कि प्रवेश में आयु और कक्षा, यानी कि आयु और कक्षा का निर्धारण अपने कैसे करेंगे। जैसे कोई 6 साल का बच्चा है वो पहली कक्षा में एडमिशन ले, यानी कि 5 का अंतर रखना है। 6 साल का बच्चा कौन सी कक्षा में एडमिशन लेगा? 5 का अंतर रखना है आयु और कक्षा में, तो आपकी कक्षा आ जाएगी। और कक्षा दिए तो आयु निकल जाएगी, आयु दिए तो कक्षा आ जाएगी। प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। आयु का निर्धारण अभिभावक की घोषणा पर, कोई डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है। आयु का है जो निर्धारण है वो किस से करेंगे? वो अभिभावक की घोषणा पर ही कर देंगे। अभिभावक ने कह दिया 5 साल का है तो 5, 6 तो 6, 7 है 7, कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, प्रवेश हो जाएगा। प्रवेश परीक्षा नहीं होती है। कक्षा का निर्धारण उम्र से, कक्षा का निर्धारण किससे करेंगे? उम्र से करेंगे। उप समूह है वह समूह का निर्धारण BLT बेस लाइन टेस्ट से होता है। उप समूह और समूह का निर्धारण किससे होगा? BLT से होगा। इसके बाद में आप देखो कि टीचर ड्यूटी, अध्यापक के क्या है? अध्यापक का क्या दायित्व है? अध्यापक के 6 दायित्व दिए हुए हैं। अध्यापक के कितने दायित्व है? 6 है। धारा 24 के अंदर कौन सी धारा 24 में 6 दायित्व जो सभी धारा 24 में जो सभी पढ़ाई से संबंधित है, ये अध्यापक के 6 क्या है? दायित्व है। नियमित रूप से समय पर विद्यालय जाना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना, तय समय में पाठ्यक्रम पूरा करना, गुणात्मक शिक्षण करवाना। गुणात्मक शिक्षण यानी कि एक तो उसमें BLT है, एक रिकॉर्ड उप समूह बनाना व जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा पढ़ाना, ये गुणात्मक शिक्षा से संबंधित है। समझ गए? गुणात्मक शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन किसको कहते हैं? उसमें एक तो बेस लाइन टेस्ट है, रिकॉर्ड्स है बच्चे का, समूह उप समूह में बनाना है, वह जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा भी पढ़ाना पड़ सकता है। ये क्या है? गुणात्मक शिक्षा है। बालक की उपस्थिति व उपलब्धि को अभिभावकों के साथ साझा करना, सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य शैक्षिक कार्य करना, ये क्या है? अध्यापक के 6 कर्तव्य है। यानी कि पहला तो इस प्रकार से याद कर सकते हो कि पहला तो एक तो टाइम पर और डेली स्कूल जाना है, और फिर पाठ्यक्रम को जो निर्धारित है उसको पढ़ाना है, उसको तय सीमा में उसको पूरा करवाना है, और गुणात्मक शिक्षण करवाना है, और बालक की जो भी उपलब्धि है उसको अभिभावकों के साथ साझा करना है, और सरकार के द्वारा अन्य शैक्षिक गैर शैक्षिक कार्य है वो भी करना है। तो सरकार ने 3 गैर शैक्षिक कार्य है धारा 27 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आना ही आना है निश्चित। कि एक तो जनगणना है,
एक चुनाव है, एक आपदा। अध्यापक की ड्यूटी इन तीनों में लगाई जाती है, जनगणना, चुनाव और आपदा। तो ये 3 गैर शैक्षिक कार्य में भी अध्यापक करते हैं, जो छठा अध्यापक का कर्तव्य है। अध्याय तो धारा 25 के अनुसार गैर शैक्षिक कार्य, अब धारा 25 में है वो लिखा हुआ है कि गैर शैक्षिक कार्य नहीं करेगा, किसके सिवाय, इन तीनों के अलावा और कोई गैर शैक्षिक कार्य अध्यापक नहीं करेगा। ठीक है। धारा 23 में है कि पात्र ही नियुक्ति के अधिकारी, जो पात्र हैं वही उनको नियुक्ति मिलेगी। धारा 26 में 10% सीटें रिक्त नहीं रहेगी। धारा 28 में लिखा है कि ट्यूशन नहीं पढ़ाना है, और धारा 25 में तो वो गैर शैक्षिक कार्य नहीं करवाने हैं। और उसके बाद में ये जो कक्षा 1 से 5 जो L1 के, वो तो उनका जो क्या है, शिक्षकों का कितने घंटे है पढ़ाना, और जैसे एक सप्ताह में 45 घंटे कार्य करवाना है शिक्षक को, एक सप्ताह में 7 दिनों में, जिसके अंदर पढ़ाना और तैयारी करवाना साथ में शामिल है। पढ़ाना और तैयारी करवाना साथ में शामिल है। 45 घंटे पढ़ाना है 7 दिनों में शिक्षक को। ठीक है। तो कक्षा 1 से 5 के लिए वो 200 दिन निर्धारित होता है, 800 घंटे। कक्षा 1 से 5 के जो मास्टर हैं उनको कितना, 200 दिन साल में, और 800 घंटे क्या है, पढ़ाना होता है। अब एक प्रश्न आ जाता है कि इतने बच्चों पर कितने शिक्षक होंगे, इतने बच्चों पर कितने, तो वो आप देखो 0 से 60 पर 2 शिक्षक होंगे। अगर 0 से 60 के बीच में बच्चे हैं तो कितने शिक्षक लगाने हैं, 2। 60 से 90 के बीच में 3। 91 से 120 के बीच 4। ये प्रश्न आया था, ये प्रश्न आना ही आना है यहाँ से। फिर 121 से लेकर 200 तक 5 है, ये नीचे लिखा हुआ है। 121 से 200 तक क्या है, 5 है। पे 1 से 5वीं तक के जो मास्टर है उन पे क्या है, एक्स्ट्रा एक हेड मास्टर होगा, वो 150 पर एक एक्स्ट्रा होगा। अपने को ये ध्यान रखना है L1 वालों को। ठीक है। और 1:30 है। 1 कितना है, यानी कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। ये 1:35 है, वो तो 6ठी से 8वीं वाले L2 के लिए 1:35 है। एक्स्ट्रा इसमें कितने होंगे, इन पे एक्स्ट्रा होंगे 100 पर 2 होंगे। 100 पर क्या है, 2 एक्स्ट्रा। अपने तो 150 पर एक है, इनमें 100 पर 2 होंगे। एक हेड मास्टर हो जाएगा और एक हेड टीचर हो जाएगा। L2 के लिए 220 दिन है, 1000 घंटे हैं। ठीक है। ये इतनी बात समझिए। यहाँ से आप इस जितना आज करवा रहा हूँ, वहाँ से आपको कम से कम पेपर में 3% देखने को मिलेंगे, और उसके तो ज़्यादा है, 3 या 4% आएंगे आज वाले इस क्लास से। उसके बाद में एक जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कक्षा 1 से 8 तक होती है, जबकि प्राइमरी स्कूल 1 से 5 तक होते हैं। धारा 2 है, उसमें क्या लिखा हुआ है, समुचित सरकार दी हुई है। समुचित सरकार यानी कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों। धारा 2 में 4 प्रकार के स्कूल भी बताए हैं। धारा 2 में कितने हैं, 4 प्रकार के क्या है, स्कूल है। और समुचित सरकार है जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों शामिल है। धारा 2 में बताया कि 25% आरक्षण निजी विद्यालयों में, 25% आरक्षण है निजी विद्यालयों में दिया हुआ है, जिसके अंदर 2 शब्द आते हैं। एक आता है डिप्राइव्ड, एक होता है वीकर। डिप्राइव्ड यानी कि दुर्बल वर्ग है, वो SC ST वाला वर्ग है, वो दुर्बल वर्ग है, वंचित वर्ग। जबकि वीकर या डिप्राइव्ड वंचित तो SC ST है, जबकि वीकर या दुर्बल है यानी कि राज्य सरकार द्वारा आय से कम आय, राज्य सरकार ने 2-2.5 लाख रुपए आय जो निर्धारित की, उससे जो कम आय है वो वीकर दुर्बल वर्ग के अंदर आते हैं। ठीक है। और वंचित या डिप्राइव्ड वर्ग के अंदर कौन से आएंगे, ST SC से संबंधित है, वो कौन से, डिप्राइव्ड या वंचित वर्ग से आएगी। अपने इनके प्रश्न करेंगे तब आपको समझ आएगा। इसके बाद में आप एक बार और देखें इसको कि शिक्षा का गुणात्मक शिक्षा क्या है। गुणात्मक शिक्षा यह बालक के प्रवेश को बाधा रहित करती है, यानी कि प्रवेश का आधार क्या होगा, आयु होगा। प्रवेश का आधार क्या है, आयु होगा। दूसरा कि प्रवेश के बाद सबसे पहले समूह और उपसमूह का गठन करना है। प्रवेश के बाद जैसे बच्चा क्लास में गया तो उसमें समूह और उपसमूह बनाए जाएंगे, ये गठन करना है। और इसको गठन किसके, समूह और उपसमूह का गठन होगा वो किसके द्वारा होगा, वो BLT, बेसलाइन टेस्ट या पोर्टफोलियो द्वारा इसका गठन के। जो BLT है, आधार रेखा मूल्यांकन, केवल एक बार होता है जीवन में बच्चे का। और किस किस का, एक तो लैंग्वेज और एक न्यूमेरिकल, यानी कि गणित और
हिंदी और इंग्लिश का ही होगा ये। और तीसरी बात है कि अलग अलग योजना बनानी है, अलग अलग रिकॉर्ड रखना है, यानी कि समूह और उपसमूह के लिए अलग अलग योजना बनानी है और अलग अलग रिकॉर्ड रखना है। 15 दिन के लिए ही होती है ये समूह उपसमूह की योजना। आवश्यक होने पर एक्स्ट्रा टीचिंग भी करवानी है और माता पिता से रिकॉर्ड को साझा करना है। ये गुणात्मक शिक्षा है, इसी को गुणात्मक शिक्षा कहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन। धारा 24 में शिक्षक के दायित्व 6 है। शैक्षिक दायित्व कितने हैं? 6। वो अपने बात कर ही चुके हैं। स्कूल जाना टाइम पर और डेली निर्धारित पाठ्यक्रम देखना है। तय समय पर पाठ्यक्रम पूरा। तय समय यानी कि 1 से 5वीं के लिए 200 दिन है और 800 घंटे हैं। क्वालिटी एजुकेशन है, माता पिता से साझा करें। अन्य शैक्षिक कार्य हैं, कक्षा 1 से 5 तक कम से कम 2 मास्टर हों। 120 तक 30 का अनुपात रखना है, यानी 30 से भाग देना है तो 4 आएंगे। ऊपर जैसे 121 से ऊपर जाए तो 40 के अनुसार अनुपात रखना है तो 5 आ जाएंगे। ठीक है। एक्स्ट्रा 1 से 5वीं वालों के लिए तो एक्स्ट्रा कितना होगा? 1 से 5वीं वालों के लिए 150 पर एक एक्स्ट्रा होगा हेड टीचर। और जबकि 6ठी से 8वीं के लिए क्या है? एक हेड टीचर और एक पार्ट टाइम टीचर हो जाएगा 100 पर ही। इन पर 150 पर है। हर सप्ताह 45 घंटे 45 घंटे पढ़ाना है मास्टर को, जिसमें तैयारी और पढ़ाना दोनों ही शामिल है। और 1:30 के अनुसार यहाँ 1 से 5वीं वालों के लिए शिक्षक होगा, यानी कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक है। 30:1, 1:30 एक ही बात है। और यहाँ 1:35 के अनुसार होगा 6ठी से 8वीं के लिए। तो इतनी बात आपको समझ आई। उसके बाद में जो स्कूल 4 प्रकार के मैंने बताए, कौन कौन सी है? सरकारी स्कूल, निजी स्कूल। निजी यानी कि जहाँ 25% वंचित वर्ग और दुर्बल वर्ग से संबंधित बच्चों को 25% सीटें आरक्षण है उनसे संबंधित। सहायता प्राप्त स्कूल होते हैं, एक खास श्रेणी की स्कूल है। खास श्रेणी में वो होते हैं केवी यानी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, सैनिक स्कूल, ये खास श्रेणी की स्कूल है। विशेष उद्देश्य के लिए गठित होते हैं ये। आरटी एक्ट में इनको छूट है। निजी विद्यालय तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25% सीटें, निजी विद्यालय और जो सहायता प्राप्त स्कूल है उनमें क्या है 25% सीटें हैं वो वंचित वर्ग और दुर्बल वर्ग के लिए आरक्षित है। वंचित कौन से होंगे? जो SC ST संबंधित है। दुर्बल वर्ग कौन सा है? जो समुचित सरकार द्वारा तय से कम आय वाला है, वो दुर्बल वर्ग के अंदर आएगा। ठीक है। आरटी एक्ट से प्रभाव क्या होगा? कक्षा कक्ष समवयस्क विविधतापूर्ण हो, शिक्षण में क्वालिटी एजुकेशन हो, व्यक्तिगत भिन्नता आधार है, समावेश को बढ़ावा मिलता है। ये आरटी एक्ट से प्रभाव है। तो आशा है कि आपको ये समझाएगा। अब इसकी एक क्लास हो आएगी कल, जिसमें आरटी एक्ट 2009 की मैं आपको पूरी वो धाराएं बताऊंगा। वो धारा याद करनी है, कितनी किस में क्या धारा है, कौन सी धारा में क्या बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। इससे सरल और ना ही तो कोई समझा सकता है, ना ही किसी को समझ आएगा। ये बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाया है और इसी से प्रश्न आएगा। आप पीछे आए हुए प्रश्नों पर प्रश्न देखें और फिर ये पढ़ें पहले आप तो, और फिर देखें कि पिछले प्रश्नों में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। धन्यवाद।